रिसेंट टाइम में जिस कंट्री के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है वो मरे मराए कंट्री हैं। जो कंट्री अपनी सेफ्टी के लिए न्यूक्लियर वेपन को आवश्यक मानते हैं वो दूसरों को प्रवचन देते हैं इसे मत बनाओ। अटल जी ने साफ शब्दों में कह दिए थे कि भले हमारी सरकार गिर जाए मुझे इनका तनिक भी परवाह नहीं है, हम न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। कैसे इंडिया CIA के नाकों के नीचे से न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए और इनको इसका भनक तक लगने नहीं दिए। पूरी दुनिया जानते हैं पाकिस्तान इंडिया का पैदाइश है, तो भला पाकिस्तान कैसे पीछे रह सकते हैं। न्यूक्लियर टेस्ट की पूरी स्टोरी क्या है इंडिया की, चलिए इन सभी बातों को स्टार्टिंग से समझते हैं। साल 1945 USA दुनिया का पहला कंट्री बना न्यूक्लियर वेपन बनाने वाला। वर्ल्ड वॉर 2 का समय था। USA ने 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के डेजर्ट एरिया में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट को सक्सेसफुली अंजाम दिए, जिनका कोड नेम ट्रिनिटी था। एटॉमिक टेस्ट के सिर्फ 20 डेज बाद USA ने जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त को नागासाकी पर एटॉमिक बम गिराए। इनके विनाशकारी प्रभाव को पूरी दुनिया ने देखा, कैसे पल भर में लाखों लोग जलकर खाक हो गए। इस घटना के बाद पूरी दुनिया का नज़र एटॉमिक वेपन की तरफ मुड़ा। 1960 आते आते 4 देशों ने एटॉमिक वेपन डेवलप कर लिए। पहले USA ने 1945 में, फिर सोवियत यूनियन ने 1949 में, यूनाइटेड किंगडम ने 1952 में, फ्रांस ने 1960 में और कुछ कंट्री थे जो एटॉमिक वेपन को असेंबल करने में जुटे हुए थे। इंडिया में न्यूक्लियर बम का नींव रखने वाले थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। इन्होंने दोराबजी टाटा ट्रस्ट के सपोर्ट से जून 1945 में मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR की स्थापना की, जो फिजिक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस जैसे फील्ड में रिसर्च के लिए एक मेजर सेंटर है इंडिया का। 1948 में देश की तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एटॉमिक एनर्जी एक्ट बनाए, जो पीसफुल पर्पस के लिए एटॉमिक एनर्जी को डेवलप करने की अनुमति दी। गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को डायरेक्शन देने के लिए होमी जहांगीर भाभा ने जनवरी 1954 में एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे AET की स्थापना की मुंबई में। इधर गवर्नमेंट ने एटॉमिक मिनरल और एनर्जी डेवलपमेंट को गाइड करने के लिए अगस्त 1954 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE को बनाए। फिर कनाडा के हेल्प से इंडिया ने रिसर्च रिएक्टर को बिल्डअप किए, 40 मेगावाट कैपेसिटी वाला। इसमें USA का भी सपोर्ट था, क्योंकि इसमें जो हैवी वाटर का इस्तेमाल होता था वह USA दे रहा था। इंडिया धीरे धीरे एक एक कदम एटॉमिक बम को हासिल करने की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन 1962 में चीन और इंडिया के बीच बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट छिड़ गए। इस लड़ाई में चीन ने इंडिया को हरा दिए और इंडिया के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिए। इसके ठीक 2 इयर्स बाद चीन ने 1964 में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट शिजियांग प्रोविंस के लोपनूर में किए, जिनका कोड नेम 596 था। चीन वर्ल्ड का 5वां कंट्री बने न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने वाला। इधर इंडिया का पाकिस्तान के साथ लगातार जम्मू कश्मीर को लेकर लड़ाई हो रहे थे। हमारे पड़ोसी दुश्मन चीन एटॉमिक बम बना लिए थे, दूसरे दुश्मन पाकिस्तान के साथ हमारे लड़ाई चल रहे थे। इंडिया दोनों तरफ से उलझ चुके थे। इस टाइम इंडिया को एटॉमिक बम का ताकत का पता चला कि एटॉमिक बम होना कितना इम्पोर्टेंट है। जब 1966 में इंदिरा गांधी शास्त्री जी के मिस्टीरियस डेथ के बाद प्राइम मिनिस्टर बनी, तो इन्होंने एटॉमिक बम बनाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दी
ऑर्डर पाके सभी साइंटिस्ट एटॉमिक बम को असेंबल करने में तेजी से जुट गए। लेकिन इसी बीच इस प्रोग्राम के चीफ होमी जहांगीर भाभा का 24 जनवरी 1966 को प्लेन क्रैश में डेथ हो गई। इनके डेथ के बाद इनके द्वारा तैयार किए गए टीम मेंबर ने इस प्रोग्राम को रुकने नहीं दी, उनको आगे बढ़ाए। इनके डेथ के बाद इनके द्वारा बनाए AET रिसर्च सेंटर का नाम चेंज करके इनके नाम पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर नाम कर दिए। ये जो 5 कंट्री न्यूक्लियर संपन्न USA, USSR, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन थे, ये नहीं चाहते थे कि और कोई कंट्री न्यूक्लियर वेपन बनाए। इनके प्रसार को रोकने के लिए इन्होंने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बनाए, जिसका उद्देश्य था न्यूक्लियर वेपन के प्रसार को रोकना और न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल कामों के लिए इनको बढ़ावा देना। और कोई भी न्यूक्लियर डेवलप कंट्री नॉन न्यूक्लियर डेवलप कंट्री को अपना टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा। इंडिया, पाकिस्तान और इजराइल ने इस ट्रीटी पर साइन करने से साफ इनकार कर दिए। कहे यह भेदभावपूर्ण ट्रीटी है, हम इनको नहीं मानते हैं। हम तभी इस ट्रीटी पर साइन करेंगे जब ये 5 कंट्री अपना न्यूक्लियर वेपन को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो हम स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए। भेदभाव के बावजूद भी कई कंट्री ने इस ट्रीटी पर साइन किए। रिसेंट टाइम में इस ट्रीटी के 190 प्लस कंट्री मेंबर हैं इनके। इस ट्रीटी को 1970 में लागू किए थे। 1963 में इंडिया ने एक ट्रीटी PTBT पार्टिकल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, जो लिमिट टेस्ट बैन ट्रीटी थे, इन पर साइन किए थे। इसमें कुछ स्थानों जैसे एटमॉस्फेयर, स्पेस और अंडर वाटर में न्यूक्लियर टेस्ट करने पर रोक थी, लेकिन अंडरग्राउंड टेस्ट करने की छूट थी। भाभा के डेथ के बाद इनके द्वारा तैयार टीम मेंबर डॉक्टर R चिदम्बरम और डॉक्टर राजा रमन्ना के लीड में 75 साइंटिस्ट और इंजीनियरों के टीम ने 7 इयर्स तक सीक्रेट मिशन के दम पर एटॉमिक बम को तैयार कर लिए। टेस्टिंग के लिए राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में स्थित पोखरन थार डेजर्ट एरिया को चुने। इस मिशन को डॉक्टर राजा रमन्ना लीड कर रहे थे। सीक्रेटली एटॉमिक बम को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से पोखरन लाया गया। टेस्ट करने का दिन तय हुआ, वह तारीख थी 18 मई 1974 को, बुद्ध पूर्णिमा के दिन। इसलिए इस टेस्ट का कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा रखा। टाइम था सुबह 8 बजे टेस्ट करने का, लेकिन अंतिम बार टेस्ट साइट को कंप्लीटली जांच करने के लिए वीरेंद्र सेठी, जो एक साइंटिस्ट थे, उनको भेजे। जांच करने के बाद वह रिटर्न जाने के लिए गाड़ी में आकर बैठे, लेकिन एंड वक्त पर उनका जीप स्टार्ट नहीं हुआ। उनको 2 किलोमीटर तक रनिंग करके कंट्रोल रूम तक पहुंचना पड़ा। इसलिए टेस्ट में 5 मिनट का डिले हुआ। जो टेस्ट सुबह 8 बजे होना था, वह 8:05 में हुआ। टेस्ट साइट पर मौजूद सभी लोगों ने जाकर देखा टेस्ट सक्सेसफुली हो गए। तब जाकर रमन्ना कॉल करके इंदिरा गांधी, जो उस वक्त की PM थी, उनको खबर दी। आखिरकार बुद्धा मुस्कुरा दिए। फिर इंदिरा गांधी ने प्रेस वालों को बुलाकर यह खबर दी। साथ में यह भी बताई कि यह टेस्ट सिर्फ नेशन सिक्योरिटी के पर्पस से किया गया है। यह मात्र एक पीसफुल एक्सप्लोजन था, जो एक न्यूक्लियर फिशन था। अगर इंडिया को फ्यूचर में जरूरत न्यूक्लियर वेपन की पड़ी तो आसानी से बना सकता है। इस एटॉमिक बम में जो इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर सिस्टम लगे थे, इनको हमारे इंडिया के इंजीनियर प्रणब रेवती रंजन दस्तीदार ने डेवलप किए थे। टेस्टिंग के सिर्फ 15 डेज पहले, और इन्होंने ही टेस्ट के दिन फायरिंग बटन को पुश किए थे। जब USA ने न्यूक्लियर टेस्ट की खबर सुनी तो USA सहित कई और कंट्री तिलमिला उठे और इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को क्रिटिसाइज करने लगे। सिर्फ एक कंट्री सोवियत यूनियन हमारे साथ खड़े थे। सोवियत यूनियन 1971 से हमारे साथ डटकर खड़े हैं। जब पाकिस्तान के साथ हमारे वॉर चल रहे थे
उस वक्त यूएसए पाकिस्तान के साथ खड़े हुए और हमारे अगेंस्ट अपना 7वां बेड़ा भेज दिए बंगाल की खाड़ी में। इनका मुकाबला करने के लिए हमारी साइड से सोवियत यूनियन ने अपना पनडुब्बी जहाज भेज दिए। फिर क्या हुआ आपको पता ही है। इंडिया इस वॉर को जीत लिए और पाकिस्तान को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिए, जो अभी एक बांग्लादेश है। इंडिया पहला ऐसे कंट्री बने नॉन सिक्योरिटी काउंसिल का होते हुए भी इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किए और दुनिया के 6ठा देश बने एटॉमिक बम बनाने वाला। टेस्ट के बाद यूएसए ने एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप को बनाकर इंडिया को जो न्यूक्लियर मटेरियल और फ्यूल सप्लाई कर रहे थे उन पर सैंक्शन लगा दिए। जब कनाडा को पता चला इंडिया इस टेस्ट में हमारे सपोर्ट से एस्टेब्लिश्ड रिएक्टर टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया, तो इन्होंने इस एग्रीमेंट से अपना हाथ रिटर्न खींच लिए। 1974 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद इंडिया ने लॉन्ग टाइम तक कोई भी टेस्ट नहीं किए। इनकी एक वजह यह भी थी कि इंडिया को जो बाहर से न्यूक्लियर मटेरियल मिल रहे थे, इस टेस्ट के बाद सभी ने देना बंद कर दिए। इसलिए इंडिया को ये सभी मटेरियल को तैयार करने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगे। जब पीवी नरसिम्हा राव 1991 में प्राइम मिनिस्टर बने, इनके टाइम में साइंटिस्ट और इंजीनियरों के टीम ने पुनः फिर एक बार एटॉमिक बम को तैयार कर लिए। इस बार सभी मटेरियल स्वदेशी थे, अब सिर्फ टेस्ट करना बाकी थे। 1995 में नरसिम्हा राव ने टेस्ट करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दी। टेस्ट करने के लिए सुरंग खोद दी गई, सारी प्लानिंग हो चुकी थी, तारीख तय थी, लेकिन कुछ वक्त रहते अमेरिकी स्पाइस सैटेलाइट ने इनका पता लगा लिए, जिसके बाद यूएसए इंडिया पर इंटरनेशनल प्रेशर बनाने लगे और इकोनॉमिक सैंक्शन लगाने की धमकियां देने लगे। एंड वक्त पर नरसिम्हा राव को इस टेस्ट को कैंसिल करने पड़े। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी सेकेंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बने, तो इनके कुछ दिन बाद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव इनसे मुलाकात करने आए। इन्होंने अटल जी से कहे, टेस्ट के लिए मटेरियल तैयार है, आप आगे बढ़ सकते हैं। अटल जी के सामने सबसे बड़ी रुकावट अमेरिकी स्पाइस सैटेलाइट थे। इनको डर थे कि कहीं फिर से ये टेस्ट के पहले इस प्लानिंग का पता ना लगा ले। इनसे बचने के लिए अटल जी ने DRDO के चीफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो उस वक्त साइंटिफिक एडवाइजर भी थे, और DAE के चीफ डॉक्टर R चिदम्बरम को बुलाकर इन सभी से मुलाकात किए। अटल जी ने इस न्यूक्लियर टेस्ट प्रोग्राम को पूरी तरह से सीक्रेट रखने का जिम्मा अब्दुल कलाम को सौंपे। अब्दुल कलाम 1974 के न्यूक्लियर टेस्ट का हिस्सा रह चुके थे। एटॉमिक बम को सीक्रेटली पोखरण तक पहुंचाने का जिम्मा अटल जी ने R चिदम्बरम को सौंपे। तारीख तय हुआ 11 मई 1998, बुद्ध पूर्णिमा के दिन। इस टेस्ट के बारे में लोगों को भनक ना लगे, इनसे बचने के लिए पोखरण में मिलिट्री एक्सरसाइज कैंप लगाए, ताकि लोगों को लगे कि यहाँ सिर्फ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। कुछ गिने चुने लोग थे जिनको पता थे कि यहाँ न्यूक्लियर टेस्ट होने वाले हैं। पोखरण में जो कंस्ट्रक्शन सुरंग खोदने का काम कर रहे थे, वह इंडियन आर्मी के इंजीनियर कोर के 58वां इंजीनियर रेजिमेंट और DRDO के टीम द्वारा किए जा रहे थे। ये खुदाई आमतौर पर रात के अंधेरे में पूरा कर रहे थे, ताकि इनका भनक अमेरिकी स्पाइस सैटेलाइट को ना लगे। दिन में यहाँ सिर्फ मिलिट्री एक्सरसाइज का नाटक किए जा रहे थे, दुनिया के आंखों में धूल झोंकने के लिए। साइट पर जितने भी साइंटिस्ट और इंजीनियर थे, सभी मिलिट्री के पोशाक पहनते थे अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए। कोई भी ग्रुप बनाकर ट्रेवल नहीं करते थे। अगर किसी को कहीं जाने होते थे, वो अकेले या 2 के ग्रुप में जाते थे, इनसे ज्यादा नहीं। और कोई भी कॉमन लैंग्वेज में बात नहीं करते थे, सभी कोड वर्ड का इस्तेमाल करते थे आपस में बात करने के लिए। यहाँ एक दूसरे का नाम भी कोड वर्ड में था, जैसे APJ अब्दुल कलाम को मेजर जनरल पृथ्वीराज कहकर बुलाते थे, जबकि R चिदम्बरम को मेजर जनरल
नटराज कहकर बुलाते थे। पोखरण में जो खुदाई वगैरह का काम चल रहे थे वह पूरी तरह से सीक्रेटली सक्सेस हो गए। अब वक्त थे एटॉमिक बम को मुंबई भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से निकालकर पोखरण तक लाने का। इस मिशन को आर चिदम्बरम और डॉक्टर अनिल कालोडकर ने मिलकर अंजाम दिए। तारीख थी 1 मई 1998। रात 3 बज रहे थे। सेब के बक्सों में एटॉमिक बम को डालकर आर्मी ट्रकों के स्पेशल काफिलों के जरिए मुंबई के सांता क्रूज एयरपोर्ट तक लाए। फिर यहां से इनको इंडियन एयरफोर्स AN-32 कार्गो प्लेन से जैसलमेर एयरबेस तक लाए। फिर इनको 4 आर्मी ट्रकों में डालकर फाइनल डेस्टिनेशन पोखरण तक पहुंचाए। ये पूरा काम सीक्रेटली किए, किसी को भनक तक नहीं लगने दिए। यहाँ लाने के बाद एटॉमिक बम का पूरा जिम्मा अब्दुल कलाम के हाथों में सौंप दिए। टेस्ट के लिए जो तारीख तय की गई थी 11 मई, वह दिन आ गए। इस टेस्ट का कोड नेम ऑपरेशन शक्ति रखे। दोपहर 3:45 में एक के बाद एक टोटल 3 एक्सप्लोजन किए। आसपास के एरिया धूल दूषित हो गए कुछ टाइम के लिए। सभी मीडिया चैनलों को जब करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिले तो इन्होंने न्यूज चला दिए कि इस डेजर्ट एरिया के साइट में जोरदार भूकंप आए हैं, और कुछ वक्त तक लोगों ने भी इसी अफवाह को सच माने। जब कलाम जी ने टेस्ट साइट पर जाकर देखे मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गए, तो इसके तुरंत बाद इन्होंने तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर अटल जी को स्पेशल हॉटलाइन दिए। बुद्धा फिर से एक बार मुस्कुरा दिए। तब जाकर अटल जी ने पूरी दुनिया को बताए इंडिया हैज कंडक्टेड 3 न्यूक्लियर टेस्ट इन द पोखरण। टुडे at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. These tests conducted today were with a fission device, a low yield device and a thermonuclear device. इस टेस्ट के सिर्फ एक दिन बाद यानी 13 मई को इंडिया ने 2 और टेस्ट किए। इस दौरान इंडिया ने टोटल 5 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए थे। तब जाकर इंडिया ने खुद को न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर किए। यूएसए सहित कई कंट्री सिर्फ मुंह ताकते रह गए। इस टेस्ट का पता लगाने में इनके CIA विफल रहे। यूएसए ने 1974 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हार्डली नजर रख रहे थे। इन्होंने पोखरण के ऊपर 4 स्पाइस सैटेलाइट लगा रखे थे, लेकिन जब इंडिया ने एक्सप्लोजन किए उस वक्त इनके सिर्फ 1 सैटेलाइट ऊपर थे। इन्होंने यहाँ के हलचल के कुछ इमेजेस इन्होंने खींचे थे एक्सप्लोजन से पहले का, लेकिन जब तक कुछ समझ पाते उनसे पहले इंडिया ने टेस्ट कर लिए। इस टेस्ट के बाद इंडिया का इंटरनेशनल लेवल पर क्रिटिसाइज होने लगे। पब्लिक सड़कों पर उतर आए इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। चलो बाहर वाले जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो तो ठीक थे, लेकिन हमारे इंडियन पार्लियामेंट में भी इसको लेकर बहस छिड़ गए। अपोजिशन पार्टी वाले अटल जी पर प्रेशर बनाने लगे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसका नेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस टाइम यूएसए का प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन थे। इन्होंने टेस्ट के बाद इंडिया पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए और कई कंट्री ने इंडिया के साथ अपना रिलेशन को खत्म कर लिए। फिर जाकर यूएसए ने 9/11 अटैक के बाद इंडिया पर से इस सैंक्शंस को 2001 में हटाए। इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद पाकिस्तान ने टेस्ट करने के लिए अपनी एटॉमिक प्रोग्राम को तीव्र कर दिए। जब यूएसए को पता चले पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट करने वाले हैं, तो बिल क्लिंटन ने कई बार नवाज शरीफ, जो उस टाइम पाकिस्तान के PM थे, इनको समझाए, कहे देखो अगर तुम न्यूक्लियर टेस्ट करते हो तो हम तुम पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देंगे और जो मिलिट्री सपोर्ट दे रहे थे उनको रोक देंगे। नवाज शरीफ इनके धमकियों से डरे नहीं और इंडिया के टेस्ट के सिर्फ
15 दिन बाद यानी 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने खरान के डेजर्ट साइट एरिया में 6 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किए। पाकिस्तान दुनिया के 7वां कंट्री बने न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने वाला। इन पर भी यूएसए ने इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए थे। नॉर्थ कोरिया ने 1985 में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर साइन किए थे, लेकिन यूएसए के साथ बढ़ते विवाद के चलते इन्होंने 2003 में एनपीटी से अलग होने का अनाउंस कर दिए और 2006 में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट करने के साथ ही एनपीटी से अलग होने वाला इकलौता ऐसे कंट्री बने। रिसेंट टाइम में जिस कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, अमेरिका और इजराइल को जब मन करते हैं इन पर अटैक कर देते हैं। हाल ही की घटना वेनेजुएला की देख लीजिए। यूएसए कैसे एयर स्ट्राइक करके इनके प्रेसिडेंट को बेडरूम से उठवा लिए। इनके एक कारण ये भी है, वेनेजुएला के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। इजराइल हमास के कमांडर को अगर कहीं नॉन न्यूक्लियर कंट्री जैसे ईरान, कतर और भी कंट्री है, इन सब में देख लेते थे तो उन पर अटैक करके उनको मार डालते थे। लेकिन हाल ही में हमास के सीनियर कमांडर नाजी जहीर पाकिस्तान आए थे एक इवेंट में अपने साथियों से मिलने। इसने लश्कर ए तैयबा के कमांडर से मुलाकात किए थे। इजराइल को इतनी ताकत नहीं हुई कि हम इन पर एयर स्ट्राइक करें, क्योंकि इजराइल जानते हैं पाकिस्तान न्यूक्लियर डेवलप कंट्री है। हम थोड़ा भी इधर उधर इन पर करेंगे तो ये हमारी नस्लें खत्म कर देगा एक ही बम से। रिसेंट टाइम में दुनिया के 195 कंट्री में से सिर्फ 9 कंट्री ही है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। SIPRI के 2025 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रशिया के पास सबसे हाईएस्ट 5500 प्लस न्यूक्लियर बम है। यूएस के पास 5000 प्लस न्यूक्लियर बम है। चीन के पास अबाउट 600 न्यूक्लियर बम है। फ्रांस के पास 290 न्यूक्लियर बम है। यूनाइटेड किंगडम के पास 225 न्यूक्लियर बम है। इंडिया के पास 180 न्यूक्लियर बम है। पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर बम है। इजराइल के पास 80 से 90 के बीच न्यूक्लियर बम है। नॉर्थ कोरिया के पास 20 से 50 के आसपास न्यूक्लियर बम है।